नमस्कार, राज्यसभा टीवी में आपका स्वागत है। इस वक्त की हर खबर को लेकर हाजिर हैं हम आपके साथ। मैं हूं घनश्याम उपाध्याय। कोरोना वायरस से लड़ाई में देश में संक्रमित लोगों की संख्या 2,76,000 को पार कर गई है। लेकिन राहत देने वाली बात यह है कि देश में कोरोना के एक्टिव मामलों से ज्यादा संख्या स्वस्थ हो चुके लोगों की है। इसी के साथ बुलेटिन में आपको बताएंगे केंद्र सरकार ने वर्ष 2020-2021 के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत राज्य सरकारों को 4,000 करोड़ रुपए का वार्षिक आवंटन जारी कर दिया है। साथ ही कोविड-19 से जुड़ी हर खबर पर भी रहेगी नजर। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। देश में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 2,76,000 को पार कर गई है। लेकिन राहत देने वाली खबर यह है कि देश में कोरोना के एक्टिव मामलों से ज्यादा संख्या स्वस्थ हो चुके लोगों की है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश में एक्टिव मरीजों की संख्या 1,33,632 है, जबकि स्वस्थ हुए लोगों का आंकड़ा बढ़कर 1,35,205 हो गया है। इसके साथ ही कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों के ठीक होने की दर भी करीब 49% तक पहुंच गई है। देश में अब तक कोरोना के 50,61,332 सैंपल टेस्ट किए गए हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 1,45,216 नमूनों की जांच हुई है। इसमें से 9,985 लोगों के सैंपल संक्रमित मिले हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 5,991 रोगी कोरोना से मुक्त हुए हैं। इसके साथ पहली बार देश में कोरोना के एक्टिव मामलों से ज्यादा स्वस्थ हो चुके लोगों की संख्या हो गई है। कुल 1,35,000 से ज्यादा रोगी अब तक ठीक हो चुके हैं और देश में कोविड-19 महामारी के रोगियों की स्वस्थ होने की दर 48.88% हो गई है। वहीं एक दिन में करीब 10,000 नए मामले सामने आने से देश में कोरोना के संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 2,76,583 हो गई है। इनमें सक्रिय मामलों की तादाद 1,33,632 है। कोरोना वायरस की वजह से जान गंवाने वालों का आंकड़ा देखें तो पिछले 24 घंटों में 279 लोगों की इस वायरस से मौत हुई है। इसके बाद देश में कोरोना की वजह से कुल मृतकों की संख्या 7,745 हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। सबसे ज्यादा खराब हालत महाराष्ट्र की है, जहां 90,000 से ज्यादा मामले हो गए हैं। राज्य के मुंबई शहर में ही कोरोना के केस 51,000 के पार हो चुके हैं और अब तक 1,700 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है। वहीं बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए अब राजस्थान ने अपने बॉर्डर को एक हफ्ते के लिए सील कर दिया है। महाराष्ट्र में कोविड-19 के 2,259 नए मामले सामने आए, जिससे राज्य में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 90,787 हो गई है। वहीं एक दिन में 120 मरीजों की मौत हो गई, जिससे राज्य में इस बीमारी से मरने वालों की संख्या 3,289 हो गई है। वहीं 42,000 से ज्यादा लोगों को छुट्टी मिल चुकी है। दूसरे नंबर पर है तमिलनाडु, जहां एक दिन में संक्रमण के 1,685 नए मामले सामने आए, जिनसे कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 34,914 पहुंच गई है। इनमें 18,000 से ज्यादा मरीजों ने कोरोना के खिलाफ जंग में जीत हासिल कर ली है। राज्य में इस महामारी के चलते मरने वालों का कुल आंकड़ा 307 हो गया है। राजधानी दिल्ली में भी जानलेवा कोरोना वायरस के मामले काफी ज्यादा हैं। 24 घंटे में 1,366 नए मामले सामने आए। इसके साथ ही संक्रमितों की संख्या बढ़कर 31,309 पहुंच गई है। इनमें से 11,800 से ज्यादा लोग कोरोना वायरस संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। कोरोना की वजह से दिल्ली में अब तक 905 लोगों की मौत हो चुकी है। चौथे नंबर पर है गुजरात। यहां कोरोना संक्रमण के 450 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं और अब तक 21,000 से ज्यादा मामले दर्ज हुए हैं और इनमें से 14,000 से ज्यादा रोगी ठीक हो चुके हैं। गुजरात में कोरोना की वजह से 1,313 लोगों की मौत हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब बात करते हैं दुनिया के अन्य देशों की। दुनिया भर में 72,58,000 से ज्यादा लोग कोविड-19 वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। कई देशों में कोरोना वायरस का कहर तेजी से बढ़ रहा है। अब तक 4,11,000 से ज्यादा जानें कोरोना ले चुका है। दुनिया में कोरोना महामारी की स्थिति को देखें तो अमेरिका में इसके सबसे ज्यादा मामले हैं। अमेरिका में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या अब 1,12,000 से ज्यादा हो गई है। अमेरिका में कोरोना संक्रमित लोगों की तादाद बढ़कर 19,79,893 हो गई है। अमेरिका के बाद सबसे खराब स्थिति है ब्राजील की, जहां कोरोना संक्रमित मरीजों की तादाद 7,39,000 से ऊपर पहुंच गई है। ब्राजील में कोरोना महामारी की वजह से 38,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है।
रूस की करें बात तो रूस में कोविड-19 के कुल मरीजों की संख्या 4,93,000 से ज्यादा हो गई है और इनमें 6,350 लोगों की जान गई है। चौथे नंबर पर है ब्रिटेन। यहां 2,90,581 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हुए हैं, जबकि मरने वालों की संख्या 40,900 से ज्यादा है। 2,75,000 केस के साथ भारत 5वें स्थान पर है। इसके बाद स्पेन है, जहां कोरोना वायरस ने 2,41,900 से ज्यादा लोगों को अपनी चपेट में लिया है। स्पेन में कोरोना संक्रमण की वजह से मरने वालों का आंकड़ा 27,000 के पार पहुंच चुका है। केंद्र सरकार राज्यों में कोरोना की स्थिति से निपटने के लिए हर तरह की मदद में जुटी हुई है। कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने और स्थानीय प्रशासन की मदद के लिए केंद्र सरकार की तरफ से विशेषज्ञों की टीम तैनात की गई है। देश भर में 15 राज्यों के 50 से ज्यादा जिलों और नगरीय निकायों में इन दलों को भेजा जा रहा है। देश भर में कोरोना संक्रमण से सर्वाधिक ग्रस्त 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जिन नगरीय निकाय शहरों में कोविड-19 के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, वहां केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने एक केंद्रीय टीम तैनात की है। इस टीम में 3 सदस्य हैं। इसमें 2 स्वास्थ्य विशेषज्ञ और 1 वरिष्ठ संयुक्त सचिव स्तर के नोडल अधिकारी शामिल हैं। इस तरह की कुल 50 टीमें तैयार की जा रही हैं। ये दल राज्य सरकारों को उन नगर निकायों के कंटेनमेंट जोन के लिए तकनीकी सहायता, सुविधा और रोकथाम के उपाय सुनिश्चित कराएंगे। साथ ही जमीनी स्तर पर बेहतर तालमेल सुनिश्चित करने, त्वरित कार्रवाई, ज्यादा प्रभावी रणनीति अपनाने के लिए भी काम करेंगे। जिन क्षेत्रों के लिए केंद्रीय टीमें तैनात की गई हैं, उनमें महाराष्ट्र और तमिलनाडु के साथ साथ असम की 6, राजस्थान, मध्य प्रदेश और ओडिशा के 5-5, उत्तर प्रदेश, बिहार, तेलंगाना और कर्नाटक के 4-4, दिल्ली, उत्तराखंड, गुजरात और पश्चिम बंगाल के 3-3 जिले और नगर पालिका निकाय शामिल हैं। केंद्रीय टीमों के साथ समन्वय के लिए कई जिलों और नगर पालिकाओं ने जिला स्तर पर भी टीमों का गठन किया है, जिसमें जिला स्तर के चिकित्सा और प्रशासनिक अधिकारी शामिल हैं, जो केंद्रीय दल के साथ नियमित आधार पर तालमेल करेंगे। इस तरह की लगातार बातचीत से जमीनी स्तर पर निगरानी, नियंत्रण, जांच और उपचार संबंधी कार्य और मजबूत होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने निर्देश दिया है कि सभी सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम से जुड़े अस्पताल, जिन्हें राज्य सरकारों ने कोरोना अस्पताल के रूप में अधिसूचित किया है, उन सभी को सीजीएचएस मानदंडों के अनुसार ही लाभार्थियों को उपचार की सुविधा देनी होगी। सरकार के नए आदेश के मुताबिक कोरोना संक्रमित और अन्य बीमारियों से ग्रसित लोगों का उपचार करने से इनकार करने वाले उन कोविड-19 और गैर कोविड-19 अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, जो सीजीएचएस के पैनल में शामिल हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सीजीएचएस लाभार्थियों की शिकायतों की समीक्षा के बाद यह फैसला किया है। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने मुख्य सचिव को निर्देश दिए हैं कि कोविड के इलाज के दौरान दिल्ली के सभी प्रमुख अस्पताल, नर्सिंग होम अस्पतालों में बेड की उपलब्धता की सूची लगाई जाए। उन्होंने कहा कि सभी अस्पताल अपने प्रवेश द्वार पर एलईडी बोर्ड के माध्यम से अपने यहां बेड की उपलब्धता बताएं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अस्पताल वार्ड और बेड का लिया जाने वाला शुल्क भी साथ में बताया जाए। दिल्ली के अस्पतालों में पारदर्शिता लाने और मरीजों की सुविधा के लिए उपराज्यपाल ने यह फैसला किया है। आईआईटी कानपुर में स्थापित क्यूप्रो हेल्थ टेक ने कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए अपना पहला इंटेलिजेंट डिसइंफेक्टेंट चैम्बर विकसित किया है। सनीवॉक डिसइंफेक्टेंट चैम्बर 3 चरणों में काम करता है। आईआईटी कानपुर इंक्यूबेटर के सीईओ डॉक्टर निखिल अग्रवाल के मुताबिक सनीवॉक एआई पावर्ड फेज रिकग्निशन तकनीक का प्रयोग करता है, जो इसके माध्यम से गुजरने वाले हर व्यक्ति के तापमान को रिकॉर्ड करता है। अगर तापमान सामान्य से अधिक है तो सनीवॉक का दरवाजा नहीं खुलेगा और अलार्म बज जाएगा। इस चैम्बर का उपयोग सार्वजनिक जगहों पर किया जा सकेगा। हम लोगों ने कंप्लीटली ऑटोमेटिक नो ह्यूमन टच एक चैम्बर विकसित किया है। ये चैम्बर 4 स्टेजेस में काम करता है। ये किसी भी ऑफिस पे, मेट्रो स्टेशन पे, एयरपोर्ट पे लगाया जा सकता है। कि पहले स्टेज में जो आदमी है वो चैम्बर गेट पे जाता है, उसका वहाँ टेम्परेचर, एक्यूरेट टेम्परेचर लिया जाता है। अगर टेम्परेचर उसका नॉर्मल है तो एक गेट ओपन होता है। उस गेट के अंदर द पर्सन कैन एंटर द चैम्बर। वहाँ पर एक फॉगिंग जो ग्रीन सिंथेसाइज बायोडिग्रेडेबल नॉन टॉक्सिक है
फॉग वो यूज़ किया गया है, उससे फॉगिंग होगी। और फॉगिंग का हमने इसलिए यूज़ किया है कि स्प्रे कई बार बॉडी के अंदर नहीं जाता वो की और बहुत ज़्यादा गंदगी फैला सकता है। फॉग के जरिए इवन कपड़ों के अंदर और स्किन के ऊपर कंप्लीटली फॉग रह जाता है और आपको 10 सेकंड के अंदर आपको डिसइंफेक्ट कर देता है। केंद्र सरकार ने वर्ष 2020-21 के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत राज्य सरकार को 4000 करोड़ रुपए का वार्षिक आवंटन जारी कर दिया है। इसके अलावा नाबार्ड के साथ मिलकर 5000 करोड़ रुपए का सूक्ष्म सिंचाई कोष भी बनाया गया है। पीएमकेएसवाई पीडीएमसी के तहत उपलब्ध प्रावधानों से परे सूक्ष्म सिंचाई को प्रोत्साहित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। वर्ष 2020-21 के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के घटक प्रति बूंद अधिक फसल पीएमकेएसवाई पीडीएमसी के तहत राज्य सरकारों को 4000 करोड़ रुपए का वार्षिक आवंटन कर दिया गया है। कुछ राज्यों को फंड जारी करने की प्रक्रिया पहले से ही चल रही है। पीएमकेएसवाई पीडीएमसी के तहत सूक्ष्म सिंचाई प्रौद्योगिकियों जैसे ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणालियों के माध्यम से खेत स्तर पर जल उपयोग की क्षमता बढ़ाने पर फोकस किया जाता है। ड्रिप सूक्ष्म सिंचाई तकनीक से न केवल जल की बचत करने में बल्कि उर्वरक के उपयोग, श्रम खर्च और अन्य कच्चे माल की लागत को कम करने में भी मदद मिलती है। इसके अलावा नाबार्ड के साथ मिलकर 5000 करोड़ रुपए का सूक्ष्म सिंचाई कोष बनाया गया है। इस कोष का उद्देश्य राज्यों को विशेष सिंचाई और अभिनव परियोजनाओं के माध्यम से सूक्ष्म सिंचाई की कवरेज के विस्तार के लिए आवश्यक संसाधन जुटाने में सुविधा प्रदान करना है। इसका एक अन्य उद्देश्य किसानों को सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियां स्थापित करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए पीएमकेएसवाई पीडीएमसी के तहत उपलब्ध प्रावधानों से परे सूक्ष्म सिंचाई को बढ़ावा देना है। अब तक नाबार्ड के माध्यम से आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को सूक्ष्म सिंचाई कोष से क्रमशः 616.14 करोड़ रुपए और 478.79 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। पिछले 5 वर्षों यानी 2015-16 से 2019-20 तक के दौरान 46.96 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को पीएमकेएसवाई पीडीएमसी के माध्यम से सूक्ष्म सिंचाई के तहत कवर किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और खबरों में यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों को लेकर, रहिएगा हमारे साथ। देखिए मेरे साथ देश देशांतर रात 8:30 सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। आज हम 1 महीना 15 दिन के बाद यहाँ से डिस्चार्ज होकर जा रहा हूँ, तो मैं खुदा का लाख लाख शुक्र करता हूँ। और इसके बाद मैं यहाँ जो जितने भी मतलब इस फील्ड में, इस महकमे में जितने भी वर्कर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारे साथ दे के आज हमें इस मुकाम पे पहुँचा दिया कि हम आज सेहत सलामत अपने घर से मतलब डिस्चार्ज होकर जा रहा हूँ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज उत्तराखंड राज्य सरकार के साथ केदारनाथ मठ विकास और पुनर्निर्माण परियोजना की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने सुझाव दिया कि वर्तमान स्थिति से निपटने से जुड़े मानदंडों को ध्यान में रखते हुए लंबित निर्माण कार्यों को पूरा किया जा सकता है, जो आने वाले समय में पर्यटन प्रवाह को बेहतर बनाए रखने के लिए सुविधाओं और बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाए रखने में मदद करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ बुधवार को बैठक कर केदारनाथ धाम में चल रहे पुनः निर्माण कार्यों की जानकारी ली और ड्रोन के माध्यम से विभिन्न कार्यों का अवलोकन किया। उन्होंने कहा कि केदारनाथ के पुनर्विकास में इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि वो पर्यावरण के अनुकूल हो और तीर्थयात्रियों के साथ ही पर्यटकों के लिए भी सुविधाजनक हो।
राज्य सरकार की तरफ से जानकारी दी गई कि इस साल 31 दिसंबर तक केदारनाथ में सभी निर्माण कार्य पूरे हो जाएंगे। हालांकि विभिन्न निर्माण कार्यों के लिए राज्य ने 200 करोड़ की आवश्यकता भी बताई। उत्तराखंड में राज्य के लोगों के लिए सीमित संख्या में भगवान केदारनाथ और बद्रीनाथ जी के दर्शन के लिए अनुमति दी गई है। साथ ही श्रद्धालुओं के लिए मास्क का उपयोग, सामाजिक दूरी का पालन करना भी अनिवार्य है। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हुई इस बैठक में केदारनाथ में पुनर्विकास के अलावा रामबन से लेकर केदारनाथ तक अन्य हेरिटेज सेंटर विकसित करने और ब्रह्म कमल वाटिका समेत दूसरी जगहों के विकास पर भी विचार विमर्श किया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन प्रयासों से उन सभी जगहों पर पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा जहां हमारा सांस्कृतिक जुड़ाव गहरा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के दूसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा होने के मौके पर बीजेपी देश भर में वर्चुअल रैलियां कर रही है। इस सिलसिले में केंद्रीय मंत्री अलग अलग राज्यों में जनता से संवाद स्थापित कर रहे हैं और केंद्र सरकार के कामकाज का लेखा जोखा पेश किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद और नितिन गडकरी ने आज हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश की जनता को संबोधित किया। बीजेपी के वर्चुअल जनसंवाद कार्यक्रम के तहत पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हिमाचल प्रदेश की जनता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार की बीते 1 साल के दौरान की उपलब्धियां गिनाई। रविशंकर प्रसाद ने केंद्र सरकार की लॉकडाउन नीति पर सवाल उठाने के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी को आड़े हाथों भी लिया। मैं राहुल गांधी से एक सवाल पूछता हूं, हमसे पूछने के पहले अपने मुख्यमंत्रियों से क्यों नहीं पूछते हैं जो आपकी पार्टी के मुख्यमंत्री हैं? पंजाब के मुख्यमंत्री ने, जो हिमाचल के पड़ोस में है, लॉकडाउन सबसे पहले किया, वहां तो उन्होंने कर्फ्यू भी लगा दिया। आज भी 30 जून तक लगाए हुए हैं। राजस्थान ने लगा रखा है, महाराष्ट्र में आपकी पार्टी सहयोगी है। तो नरेंद्र मोदी और जयराम ठाकुर और देश से सवाल पूछने के पहले राहुल गांधी जी कृपया करके अपने अंदर झांकिए कि आपके मुख्यमंत्री आपकी बात क्यों नहीं सुनते हैं। वहीं बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने जनसंवाद कार्यक्रम के तहत मध्य प्रदेश की जनता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने मोदी सरकार के विभिन्न कार्यों और उपलब्धियों का जिक्र किया। नितिन गडकरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी सरकार ने असंभव कार्य को संभव करके दिखाया है। गरीबों का जीवन स्तर उठाने को लेकर कई बड़े काम किए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जो काम कांग्रेस अपने सालों के कार्यकाल में नहीं कर पाई, वो बीजेपी ने कुछ ही महीनों में करके दिखा दिए हैं। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 5 साल हमारे सरकार ने जो कार्य किया है, अगर उसकी तुलना करनी है तो मैं ये मानता हूं कि कांग्रेस के शासनकाल में जो शासनकाल कांग्रेस को मिला, जो कम से कम 55-60 साल का समय मिला, कांग्रेस जो 55 साल में नहीं कर सकी, वो मोदी जी के नेतृत्व में 5 साल के अंदर हमने करके दिखाया। यही हमारे सरकार का सबसे बड़ा काम है। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने भी वर्चुअल रैली के जरिए उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में जनसंवाद किया। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा होने के मौके पर बीजेपी ने जनसंवाद कार्यक्रम की शुरुआत की है। इसके तहत बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री देश भर में 75 वर्चुअल रैलियों के माध्यम से जनता से संवाद करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारतीय रेलवे को देश की लाइफलाइन कहा जाता है। रेलवे ने अपने काम के जरिए लगातार साबित भी किया है। कोरोना काल में रेलवे ने संकट मोचक की भूमिका निभाई है। कोरोना संकट के समय में भारतीय रेल ने अब तक करीब 60 लाख श्रमिकों को उनके गृह राज्य पहुंचाया है। अब रेलवे प्रवासी श्रमिकों को उनके घर पहुंचाने के लिए राज्यों की मांग पर जितनी ट्रेनों की जरूरत होगी, रेलवे को 24 घंटे के अंदर उसको पूरा करना होगा और रेलवे उसे 24 घंटे के अंदर पूरा करेगी। भारतीय रेलवे प्रवासियों को उनके घर पहुंचाने के लिए राज्यों की मांग पर बड़े पैमाने पर श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चला रहा है। रेलवे अब प्रवासियों को उनके घर पहुंचाने के लिए जितनी ट्रेनों की जरूरत होगी, राज्य की मांग पर 24 घंटे के अंदर उपलब्ध कराई जाएंगी। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर कहा है कि वो 10 जून तक प्रवासी श्रमिकों की आवश्यकता के अनुसार ट्रेनों, संबंधित स्टेशनों और रूट की जानकारियां दें, ताकि इस दिशा में तेजी से काम किया जा सके।
भारतीय रेलवे ने अब तक करीब 60 लाख लोगों को उनके गृह राज्यों तक पहुंचाने के लिए 4,347 से ज्यादा श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाई हैं। ये श्रमिक ट्रेनें 1 मई 2020 से चलाई जा रही हैं। इन ट्रेनों को राज्यों की मांग के आधार पर चलाया जा रहा है। प्रवासी श्रमिकों को उनके घर पहुंचाने के लिए उच्चतम न्यायालय ने 28 मई 2020 के अपने आदेश में ऐसे प्रवासी जो अपने घर जाना चाहते हैं उनके लिए जरूरी इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। भारतीय रेल इस आदेश को ध्यान में रखते हुए सभी प्रकार के जरूरी कदम उठा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। वंदे भारत मिशन के तहत विदेशों में फंसे भारतीयों को स्वदेश लाने का सिलसिला लगातार जारी है। आज भी कई देशों से भारतीयों की वतन वापसी हुई। मिशन का दूसरा चरण 13 जून को खत्म हो रहा है। इसके बाद तीसरे चरण के जरिए लोगों को वापस लाया जाएगा। तीसरे चरण के लिए यूरोप से आने वाले भारतीयों ने आज से टिकट बुकिंग शुरू भी कर दी है। कोरोना काल में वंदे भारत मिशन विदेशों में फंसे भारतीयों की स्वदेश वापसी की उम्मीदों को लगातार पूरा कर रहा है। इसी कड़ी में बुधवार को सिंगापुर से 150 यात्रियों को लेकर स्पेशल विमान मदुरै पहुंचा। इसके अलावा सिंगापुर से ही 2 फ्लाइट तिरुचिरापल्ली और कोयम्बटूर से भारतीयों को लेकर आएंगी। ओमान से 2 विशेष विमान कालीकट और कोची पहुंचेंगे। इसके अलावा जेदा से 415 यात्रियों को लेकर स्वदेश आएगा। वहीं कोलालमपुर से विशेष विमान के जरिए लोग मुंबई लौटेंगे। कोरोना संकट के कारण पूर्वी अफ्रीकी देश जाम्बिया में फंसे 250 भारतीयों की स्वदेश वापसी हुई है। ये लोग 2 महीने से फंसे हुए थे। वहीं यूरोप से भारत आने वाले भारतीयों के लिए भी खुशखबरी है। जो भी भारतीय यूरोप में फंसे हैं अब वो अपनी वापसी की टिकट बुक करा सकते हैं। वंदे भारत अभियान के तीसरे चरण में यूरोप से भारत आने के लिए एयर इंडिया की उड़ानों की टिकटों की बिक्री बुधवार दोपहर से शुरू हो गई है। टिकट एयर इंडिया की वेबसाइट से बुक की जा सकती है। इसी बीच गल्फ देशों में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए 58 और उड़ानें जोड़ी गई हैं। तीसरे चरण के तहत गल्फ से उड़ानों की संख्या 107 से बढ़ाकर 165 कर दी गई है। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2020 का काउंटडाउन शुरू हो गया है। 21 जून को मनाए जाने वाले योग दिवस का आज पूर्वालोकन कार्यक्रम किया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जल्द ही आने वाला है। योग जैसे जैसे लोगों के जीवन से जुड़ रहा है, लोगों में अपने स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता भी लगातार बढ़ रही है। अभी कोरोना संकट के दौरान भी ये देखा जा रहा है कि हॉलीवुड से हरिद्वार तक घर में रहते हुए लोग योग पर बहुत गंभीरता से ध्यान दे रहे हैं। हर जगह लोगों ने योग और उसके साथ साथ आयुर्वेद के बारे में और ज्यादा जानना चाहा है, उसे अपनाना चाहा है। इस बार जो कार्यक्रम होगा वो घर में ही, अपने अपने घर में ही होगा और इसी से हम इस साल का इंटरनेशनल डे ऑफ योगा मनाएंगे। कई कार्यक्रम इसके ऊपर हमने रखे हुए हैं कि एक जो वीडियो वाली स्पर्धा हमने रखी हुई है। ये स्पर्धा जो योग करते हुए जो छोटा सा वीडियो रिकॉर्डिंग करके ये ब्लॉग वहाँ भेज देगा और योग के बारे में क्या एग्जैक्टली उसका फायदा हुआ है, क्या फायदे हैं, इसमें जो बताएगा उसको हमने एक लाख का प्राइज रखा हुआ है, 1 लाख रुपीस का प्राइज रखा हुआ है। आज केवल भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में घर घर में योग पहुंच चुका है। इसका योग अभ्यास हर अवस्था के लोग हर घर में कर रहे हैं। और जैसा आपने आरंभिक अपने रिमार्क्स में उल्लेख किया कि कोरोना के चलते जो पिछले 5-6 वर्ष में योग को लेकर के देश भर में और विदेश में भी जिस प्रकार की रुचि जागृत हुई थी और जिस तरह से लोगों को उसकी समझ आई थी, वो कोरोना के चलते भी काम आई। उत्तर भारत में गर्मी के प्रकोप के बीच राहत की खबर यह है कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिन में महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, तटीय आंध्र प्रदेश के साथ बंगाल की खाड़ी और पूर्वोत्तर राज्यों में मानसून दस्तक दे सकता है। इन राज्यों में भारी बारिश की संभावना है। पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है। इससे पश्चिम बंगाल, ओडिशा, उत्तर तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, उत्तर कोंकण और केरल में 10 से 12 जून के दौरान भारी बारिश होने की संभावना है। साथ ही महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ, झारखंड,
छत्तीसगढ़ और दक्षिण मध्य प्रदेश में कुछ हिस्सों में बारिश की संभावना है। इस बीच बुधवार को लगातार छठे दिन सौराष्ट्र के कई क्षेत्रों में मानसून पूर्व बारिश हुई। इस सब के बीच ओडिशा में भी गुरुवार को मानसून की दस्तक देने की संभावना है। हालांकि इस दौरान तूफान आने की भी आशंका के मद्देनजर मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और चलते चलते एक नजर डालते हैं भारत के कुछ शहरों के तापमान पर।